वो आज अपने बाबा की मैयत को लेकर शहर से गांव की तरफ जा रहा था। गाड़ी लाल हवेली के सामने खड़ी हुई तो सब लोग बाहर आ गए। सबसे आगे उसके दादा चौधरी मेराज खड़े थे, जिनके कंधे आज ढलके हुए थे। उसे उनसे शदीद नफरत महसूस हुई। मुलाजमीन मैयत लेकर हवेली के लॉन में आए, जहां सब खवातीन और घर के मर्द मौजूद थे। वो अपनी माँ मदीहा को बाहों के हिसार में लिए अंदर दाखिल हुआ तो उसकी दादो मासूमा चौधरायन तड़प तड़प कर रो दी। वो मदीहा को बैठाकर बाहर निकलकर मर्दों में आकर बैठ गया। उसके दिल में इंतकाम की आग और कानों में उसके बाबा सागर चौधरी की सिसकियां। उसने जब से होश संभाला था, अपने बाबा को सिर्फ रोते हुए देखा था। उसके वालिदैन सागर और मदीहा यूनिवर्सिटी में मिले थे और वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। लेकिन दोनों की क्लास में बहुत फ़र्क था। मदीहा एक मिडिल क्लास घराने से थी, तो सागर के घर वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। उसका रिश्ता चौधरी मेराज ने अपनी इकलौती लाडली भतीजी से तय कर दिया। मगर सागर और मदीहा ने कोर्ट मैरिज करके हर एक से बगावत कर ली। चौधरी मेराज ने ना चाहते हुए उन्हें दुनिया के सामने कबूल कर लिया और अपनी भतीजी रिमशा का रिश्ता अपने छोटे बेटे साहिर से तय कर दिया। लेकिन रिमशा हमेशा सागर के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। कभी चाय बनाकर उसे दे रही होती, कभी नाश्ता। फिर एक दिन सागर को मासूमा ने ये कह दिया कि उसने रिमशा को छोड़कर बहुत घाटे का सौदा किया है। इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ और मेराज चौधरी ने अपनी भतीजी की मोहब्बत में उन्हें घर से निकल जाने को कहा। तब वो महज 3 साल का था। शहर आकर सागर ने अपनी बुटीक खोली और मदीहा उसके शाना बशाना रहीं। एक वक्त आया जब उनकी बुटीक S&M फैशन इंडस्ट्री बन गई, मगर उसने हमेशा अपने बाप को छुप छुप कर रोते देखा और मदीहा को जलते कढ़ते। इसी तरह वो परवान चढ़ा और फिर वो हायर स्टडी के लिए बाहर चला गया। 2 साल पहले उसने आकर बिजनेस संभाला और सागर चौधरी बहुत लागर और कमज़ोर लगे। वो पहले ही बहुत कम बोलते थे और अब तो गुमसुम से हो गए थे। कल रात उनका एकदम बीपी शूट हुआ और स्ट्रेस और गम से उनकी दिमाग की नसें फट गईं। आखिरी सांस लेने से कबल उन्होंने उसे अपने गांव सलामपुर ले जाकर दफनाने की ख्वाहिश जाहिर की, तो वो ना चाहते हुए यहाँ ले आया। वो यही मानता था कि उनकी वफ़ात उनकी फैमिली का दिया हुआ गम है और अब वो उन सब से इंतकाम लेने वाला था। वो लाल हवेली की बुनियादें हिलाने वाला था। कुछ देर गुजरी तो एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उसकी बहन मिशल बाहर निकली और हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उमैर भैया, ये सब क्या है और मुझे ऐसे बाहर से क्यों बुलाया? वो हैरानगी से बोली। वो उसका माथा चूमता बाहों के हिसार में लिए अंदर दाखिल हुआ तो मिशल की आंखें जैसे फट गईं। डैड! वो चीख मारती उस तरफ भागी और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी। संभालो खुद को मिशी, वो उसे कंधों से थामते हुए बोला तो वो तेवरी होकर जमीन पर गिरती चली गई। घर की खवातीन जल्दी से लपकीं और उसे थाम कर होश दिलाने लगीं। जब उसे होश आया तो वो फिर से धाड़े मारने लगीं। वो रो रो कर निढाल थी। वो सागर चौधरी की जान थी और एक पल भी उसे खुद से ओझल नहीं होने देती थी। ये तो पता नहीं क्यों उन्हें बाहर भेजने पर बज़िद थे और मदीहा की लाख मुखालिफत के बावजूद वो खुद उसे लंदन लेकर गए थे। फिर वो हर महीने लंदन मिलने जाते थे और वहाँ उसे अकेला रखकर भी वो बहुत मुतमईन रहते थे। कभी कभार सागर चौधरी बहुत पुरस्रार दिखते थे, मगर वो समझ नहीं पाता था। उससे उनसे बहुत मोहब्बत थी, मगर वो उनसे काफ़ी फासले पर रहता था और वो मदीहा के ज़्यादा करीब था। सब घर वाले उसे संभाल रहे थे। फिर जब उनकी मैयत उठाई गई तो वो तड़प तड़प कर रो दी और फिर मन्नत, लाल हवेली की इकलौती लड़की, बमुश्किल उसे उठाकर कमरे में ले गई और सागर चौधरी के कमरे में बैठाकर बाहर चली गई। वो तड़प तड़प कर रोती उनकी हर चीज़ को छू रही थी कि जब ही मदीहा अंदर दाखिल हुई और उसे गले लगाया, मगर वो साकित और जामिद बैठी रही। चलो तुम आराम करो, मैं भी फ्रेश हो लूँ, वो बोलते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो घुटनों में सर दिए रो दी। फिर वो आंसू साफ करते उठकर टेरेस पर आकर कांपते हाथों से एक नंबर मिलाने लगी। हेलो प्रिंसेस, दूसरी तरफ भारी आवाज़ सुनाई दी तो वो तड़प तड़प कर रो दी। दूसरी तरफ जो भी था चुपचाप उसका रोना सुन रहा था। मम, मुझे आपकी ज़रूरत है, बहुत डर लग रहा है मुझे, वो सिसक उठी। मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा, दूसरी तरफ से संजीदगी भरे लहजे में कहा गया तो उसका दिल जैसे मुतमईन सा हो गया। फिर वो अपने आंसू साफ करते हुए अंदर दाखिल हुई तो मदीहा अपने कपड़े चेंज करके बैठी हुई थी और फ़ोन पर वो रायका यानी मामूजाद से बात कर रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो मिशल के पास बैठते हुए उसे साइड हक करता उसका माथा चूम गया।
कुछ देर गुजरी और दरवाज़ा नॉक हुआ और मन्नत मुलाजिमा के साथ खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। उमेर ने सरता पैर उस लड़की को देखा जो कि तकरीबन मिशल की हम उम्र ही थी, मगर वो बहुत समझदार लगती थी। जी थैंक यू, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, वो भी फ्रेश होने के बाद। तो आप प्लीज़ मुझे गेस्ट रूम बता सकती हैं? उसने पूछा। जी गेस्ट रूम क्यों? ये आपका अपना घर है और यहाँ पर आप लोगों के लिए कमरे हैं। ये कमरा इनका रह चुका था, तो इसीलिए आंटी और मिशल यहाँ रहेंगी और इसके साथ वाला कमरा आप ले सकते हैं। वो अपने मखसूस धीमे लहजे में बोली तो उमेर ने उसे गहरी निगाहों से देखा, तो वो उसके देखने पर थोड़ी सी घबरा गई। फिर वो अपने कमरे में गया और कुछ देर गुजरी तो मन्नत कॉफ़ी लेकर आ गई थी। वैसे तो घर में कोई भी कॉफ़ी नहीं पीता सिवाय शाहू भैया के, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली। वैसे कितने लोग रहते हैं टोटल इस हवेली में? उसने बात बढ़ाने के लिए पूछा। मुलाजिमा लोगों डालकर 27 लोग हैं और अब आप लोग आ गए तो 30 हो गए। कैफ आरिश और सब बड़ों से मिल चुका, और बाकी और कितने कजिन्स हैं मेरे? वो ड्रेसिंग से टेक लगाए बोला। वो सबका तारुफ करवाने लगी। कुछ देर के बाद बाहर निकल गई। उमेर की निगाहें दरवाजे तक उसका ताक़ुब कर रही थीं और गहरी सोच में गुम था कि मदीहा के पुकारने पर चौंक गया। क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? मदीहा ने पूछा तो उसने सर इस बात में हिलाया। मैं सोच रहा हूँ कि अब लाल हवेली वालों की दुखती रग पर हाथ रखने का वक्त आ पहुंचा है। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? जरा खुलकर कहो। मदीहा उसकी बात पर चौंक कर बोली। इन लोगों की वजह से बाबा ने और हम सब ने बहुत दुख देखे हैं। मैं बाबा के हर आंसुओं का बदला लूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मन्नत में सबकी जान बसती है। जब मैं उनकी जान को बेजान कर दूंगा तो इन सब की आंखों में वही दर्द और तकलीफ होगी जो बाबा की आंखों में थी। वो सफ़ाकी से बोला तो मदीहा का रंग मुतगय्यर हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। हम कल ही वापस शहर जा रहे हैं और हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटने वाला। रिमशा चौधरी हमेशा आपके और पापा के बीच रही है और इसी बात को लेकर मैंने आप लोगों को झगड़ते देखा है, क्योंकि एक अनदेखी गिरह बंध चुकी थी आपके रिश्ते में इस औरत की वजह से। अब इसी औरत की बेटी को अपनाकर इतना दर्द दूंगा कि वो औरत तड़प उठेगी। वो बोला तो इस बार मदीहा की आंखों में भी अजीब सी चमक दौड़ी। अब आपने ही इन लोगों को राजी करना है, वो संजीदगी से बोला। चलो सोचते हैं। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे और वो मदीहा के साथ अंदर दाखिल हुआ और सलाम करते चेयर्स पर बैठ गए। दरअसल हमें आप लोगों से कुछ मांगना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बेटे की इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे। कुछ देर के बाद मदीहा ने तमहीद बांधी तो सब एक दूसरे को देखने लगे। कैसी ख्वाहिश? महराज चौधरी ने कहा। सागर की हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि वो साहिर और रमशा की बेटी को अपनी बहू बनाए, क्योंकि वो हमेशा से गिल्टी महसूस करते रहे कि उन्होंने रमशा के साथ बहुत गलत किया, तो बस इसी बात का वो मदावा करना चाहते थे। वो जल्दी से बोली तो उमेर मुस्तरिब सा पहलू बदल कर रह गया और वो सब लोग तो उनकी बात पर सन्नाटे में आ चुके थे। ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे और आपको सोचकर जवाब देंगे, महराज चौधरी ने कहा। क्या मतलब? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप सोचेंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हम लोग मन्नत का रिश्ता इस तरह तय नहीं कर सकते। कैफ ने जल्दी से कहा। चुप रहो तुम, बड़ों के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके वालिद शम्स चौधरी ने उसे टोकते हुए कहा तो सब यंग जनरेशन बेचैनी से पहलू बदलने लगे। शमील तो साकित और जामिद सा बैठा था, उसकी सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थीं। जिया बेटे, आप क्या कहते हैं? महराज चौधरी ने कहा। अगर ये हमारे सागर की ख्वाहिश है तो हम इसे ज़रूर पूरा करना चाहेंगे, बाकी साहिर की भी इजाज़त की ज़रूरत है इसमें। जिया ने सर झुकाए बैठे साहिर को देखते हुए पूछा तो वो रमशा को देखने लगा। हम इस बारे में बाद में सोचकर बताते हैं। साहिर ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा तो वो सब सर इस बात में हिला गए। फिर शाम को चौधरी महराज के कमरे में उनके तीनों बेटे बीवियों समेत मौजूद थे। फिर बड़ों ने मन्नत की ज़िंदगी का फैसला कर दिया था और मन्नत ने चुपचाप हाँ बोल दी और अगले दिन उसका निकाह उमेर से कर दिया गया था। शमील अकेले में बैठकर बहुत रोया। 7वें दिन कुरानी ख्वानी के बाद वो लोग मन्नत की रुखसती यूं ही सादगी से करवाकर शहर के लिए निकल आए और मन्नत सबसे मिलकर फूट फूट कर रो दी थी। फिर वो लोग राना हाउस पहुँचे। राना हाउस काफ़ी खूबसूरत और वसीओ अरीज़ था, मगर लोग ना होने के बराबर थे। मुलाजिम बावर्दी किसी गुलाम की तरह खड़े थे। डिसूज़ा, उमेर की वाइफ को उमेर के रूम में छोड़ाओ। वो हुक्म जारी करते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।
वो उनके रवैये पर उलझती हुई डिसूजा के साथ चंद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई और एक कमरे के सामने रुक गई। ये है उमैर बाबा का कमरा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर बता दीजिएगा। डिसूजा कहती बाहर निकल गई। वो सर झटक कर अंदर दाखिल हुई तो जदीद तर्ज का कमरा था और हर चीज़ लश-पश कर रही थी। उनकी हवेली के कमरे भी बहुत खूबसूरत फर्नीचर से मुज़य्यन थे। वो उमैर राना की चॉइस पर काफ़ी मुतासिर हुई थी। फिर वो कपड़ी निकालकर शावर लेने के इरादे से वॉशरूम में आई तो धक से रह गई। दरवाज़ा बंद करने के बावजूद वहाँ लगे मिरर से बाहर का मंजर दिख रहा था और वो बाहर से इसे सिर्फ एक शीशा समझ रही थी। उसने शावर की तलाश में इधर उधर देखा तो उसे शावर ही नज़र नहीं आया। अजीब किस्म का वॉशरूम है, क्या इस बाथटब में नहाऊं? वो बाथटब को देखते हुए बड़बड़ाती बाहर निकली तो उमैर फाइल हाथ में पकड़े फ़ोन पे किसी के साथ लगा था। वो उंगलियां चटकाती हुई पास जाकर बोलने लगी तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोका और फिर फर्राटेदार इंग्लिश में कुछ समझाने लगा जो कि आधा सर से ही गुजर रहा था। उसने प्राइवेट एफए किया था, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलती थी मगर ऐसे फर्राटेदार तो उसे लगता था सिर्फ अंग्रेज़ ही बोल सकते। वो यकटक उसे देखे गई। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोला तो उसने सर इस बात में हिला दिया। वो दरअसल मुझे ये पूछना था कि आपके वॉशरूम में शावर नहीं है, वो आहिस्ता से बोली तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। एक्चुअली मेरा पूरा घर अमेरिकन स्टाइल पर बना है, इसीलिए इस तरह है, वो सर झटक कर बोला। अमेरिका वाले शावर नहीं यूज़ करते हैं? वो मासूमियत से बोली तो उमैर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया और वो मबहूत से उसे देखे गई जो कि मुस्कुराते हुए गज़ब ढाता था। ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हें शावर दिखाता हूँ कहाँ है। ये कहता हुआ उसका हाथ थामकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा और वहां आकर उसने साइड पे लगे रिमोट कंट्रोल से कुछ बटन प्रेस किए तो छत पर से एकदम पानी की बौछार निकलकर उन्हें भिगोने लगी। वो हड़बड़ाकर पीछे होने लगी तो उसका पैर फिसला और इससे पहले कि वो गिरती उमैर जल्दी से उसे थाम गया। वो यकटक उसे देखे गया जो कि बहुत मासूम और प्यारी थी और यूं कपकपाते लबों से वो उसकी धड़कनों में इंतशार पैदा कर रही थी। वो बेइख्तियार उसे दीवार से लगाता उस पे शिद्दतें निछावर करने लगा। वो उसके लम्स से शर्माती, झिझकती, उसमें सिमटती उसे मजीद बेकरार कर रही थी। फिर कमरे में एक लड़की दाखिल हुई तो वो आहिस्ता से उससे अलग होता बाथ गाउन पहनकर बाहर निकल गया और फिर उस लड़की को लेकर अपने स्विमिंग पूल एरिया में चला गया। वो जल्दी से शावर लेकर कपड़े पहनकर बाहर आई। वो लड़की बाहर से अंदर आई और उसे अजीब सी चुभती हुई निगाहों से देख रही थी। उसे एकदम से उससे खौफ सा महसूस हुआ। वो जल्दी से अपनी निगाहें फेर गई। वो लड़की तेजी से बाहर की जानिब निकल गई और उमैर अंदर आकर अपने कपड़े निकालकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वो चेंज करने के बाद कमरे से निकल गया और फिर वो रात कितनी देर बैठी उसका इंतज़ार करती रही और उसने खाना तक नहीं खाया था और सोफे पे बैठे बैठे सो चुकी थी। वो कमरे से निकला और मदीहा ने उसे रायका को क्लब ले जाने के लिए कहा तो वो चुपचाप उसको लेकर क्लब आ गया। रात देर तक वो उसके साथ रहा था और डिनर के बाद वो थका मांदा सा जैसे कमरे में आया तो सोफे के बाजू पे सर रखे सोई मन्नत को देखकर ठिठक गया। उसने जैसे ही लाइट ऑन की तो वो सर उठाकर उसे देखती जल्दी से उठ खड़ी हुई। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो पास आकर बोली तो उमैर एक पल के लिए उसकी खुमार आलूद आंखों में जैसे खो सा गया। क्यों, तुम क्यों इंतजार कर रही थी? वो कहता हुआ वार्डरोब की जानिब बढ़ा। खाना लाऊं क्या? वो उसके पीछे खड़े होते हुए बोली। नहीं, मैं खा कर आया हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। क्या? मगर आपने बाहर से क्यों खाया? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। वो उसकी बात पर ठिठक गया। आइंदा से मेरे इंतजार में मत बैठना और जब कभी भूख हो फौरी खा लिया करो। वो सपाट लहजे में बोलता अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की जानिब गया। फिर वो कपड़े बदल कर आकर एसी की कूलिंग बढ़ाता लेटकर सो गया। फिर रात को उसकी हिचकियों की आवाज़ पे आंख खिली। वो जल्दी से लैंप ऑन करता गर्दन मोड़कर देखने लगा तो वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो पास बैठते हुए बोला। मुझे भूख लगी है और सर्दी भी लग रही है, खुद पूरा कंफर्टर लेकर सो गए, वो सूसू करते हुए बोली तो उमैर ने गहरा सांस भरते हुए देखा और फिर उठकर एसी बंद किया और इंटरकॉम पे डिसूजा को खाना भेजने को कहा। हाय अल्लाह, ये क्या किया आपने? इस बेचारी को यूं नींद से जगाकर खाने का कहा। मैं खुद गर्म कर सकती थी, बस किचन का बता देते, वो जल्दी से बोली। कूल डाउन, ये उसकी ड्यूटी है, वो इत्मीनान से बोला। पता है, मेरी भाभियां भैया लोगों का इंतजार करके उनके साथ खाना खाती हैं रात का, और आप इस तरह खाना खाकर वापस आए, जरा भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। वो नरूठे अंदाज में बोली तो उमैर लब भींच कर रह गया। वो न जाने चाहकर भी उस पर सख्ती क्यों नहीं कर पा रहा था। वो इस कदर मासूम और प्यारी थी कि उस पर गुस्सा करने को मन ही नहीं करता था, बल्कि उल्टा उस पर प्यार निछावर करने को दिल चाहता था। वो उसके करीब होता, उसके चेहरे के नुकूश पे लब रखता, उसे सिमटने पे मजबूर कर गया।
दरवाज़ा नॉक होने पर वो आहिस्ता से पीछे हटा। डिसूज़ा दरवाज़ा धकेलती, ट्रॉली घसीटती अंदर दाखिल हुई। थैंक यू डिसूज़ा आपी। वो पलटने लगी तो उसने एकदम से कहा तो वो चौंक कर उसे और फिर डिसूज़ा को देखने लगा, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। योर वेलकम डार्लिंग, डिसूज़ा कहती हुई बाहर निकल गई। वो इत्मीनान से बैठकर खा रही थी, जबकि वो अपनी मेल्स के जवाब दे रहा था। फिर वो अपनी साइड पे आकर लेटी तो उमेर लाइट ऑफ करता उसे अपनी बाहों में भर गया। उसकी कुर्बत में ऐसा सुकून था कि वो जैसे सब भूलता चला गया और बेखुदी में उस पे अपना हक जताता चला गया। सुबह अलार्म से आंख खुली तो वो उसके सीने पे सर रखे सो रही थी। वो उसे आहिस्ता से तकिए पे सीधा करता उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो दीवार पे हाथ रखे शावर लेते हुए शीशे के पार से उसे ही देख रहा था, जो कि तकिए पे सर रखे सो रही थी। वो फ्रेश होकर जिम के लिए चला गया और वहां से लौटा तो वो अपने गीले बालों को पीठ पे बिखेरे हाथों पे लोशन लगा रही थी। गुड मॉर्निंग, वो पास जाकर बोला तो वो शर्मीली मुस्कुराहट से रुख फेर गई। वो कपड़े चेंज करके कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेट गया और आंख मन्नत के पुकारने पे खुली तो वो पास खड़ी थी। उठ जाइए जल्दी से, मेरी आपा का 2 बार फ़ोन आ चुका है। वो बोलते हुए मुड़ने लगी तो वो उसका बाजू थामकर खींचकर अपने ऊपर से बेड पे बिठाता उस पे झुक गया। ये क्या करें आप? शर्म और घबराहट से वो बमुश्किल बोली। हमारे शहर में रिवाज है कि सुबह सुबह बीवी शोहर को किस करते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन तुमने मुझे बोला ही नहीं। लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ना, वो कहते हुए उसके चेहरे पे झुकता, उसके हर नक्श पर अपने लब रखता चला गया और वो आंखें नीचे सुर्ख कंधारी अनार बनी थी। और उसी वक्त दरवाज़ा खुला तो वो सर उठाकर नागवारी से देखने लगा। रायका को देखकर जल्दी से पीछे हुआ। क्या हो रहा है ये सब? वो गुस्से से बोली। नीचे जाओ तुम, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। वो बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। अभी और इसी वक्त बात होगी। आज तुमने मुझे सुबह भी कॉल नहीं की, क्यों? वो गुस्से से बोली। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? मन्नत ने नागवारी से कहा तो रायका ने उसे इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट से सरता पैर देखा। ओहो, तुम मेंढगी को आते ही जुकाम हो गया। तुम अपनी हद में रहो, और ये कमरा तुम्हारा नहीं, मेरे होने वाले शौहर का है, तो इस मामले में तुम बिल्कुल मत बोलो, रायका ने कहा तो वो बेयकीनी से उमेर को देखने लगी। ये क्या बोल रही है? आपकी शादी तो मुझसे हो चुकी है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रही है? वो बेचैनी से बोली। तुमसे शादी तुम्हें बर्बाद करने के लिए की गई है, और जैसे ही तुम बर्बाद होगी मेरा उमेर तुम्हें फ़ौरन तलाक देकर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मैं उसकी मंगेतर और उसकी मोहब्बत हूँ। वो सर्द लहजे में बोली तो मन्नत का रंग जर्द पड़ गया। उमेर, ये सब झूठ है ना? वो उमेर का बाजू थामे कांपते लहजे में बोली तो उमेर निगाहें चुरा गया। आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? प्लीज़ आप बताइए ना, वो उसके सामने होते हुए बोली तो रायका ने उसके बाजू से पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया और मेज़ का कोना उसके माथे पे लगा, जिससे खून का फव्वारा निकला। उमेर घबराकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका दुपट्टा पकड़कर उसके माथे पे रखते खून रोकने की नाकाम सी कोशिश की, मगर उसका दुपट्टा भी खून से भर चुका था और वो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल चुकी थी। छोड़ो उसको, मरने दो, और हमें मीटिंग के लिए निकलना है, रायका ने सफ़ाकी से कहते हुए उसे पीछे को धकेलना चाहा तो वो जल्दी से मन्नत को आगोश में भरता नागावारी से उसे देखने लगा। कर क्या रहे हो तुम? उससे बदला लेने के लिए शादी की थी ना, तो फिर ये मरे या जिए क्या फ़र्क पड़ता है? रायका चीख कर बोली थी। वो उसके अंदाज पे गुस्से से उसे देखने लगा। बदला लेने में उसे जान से मारना शामिल नहीं है। तुम्हारा इस कदर जोर से धक्का देना बनता ही नहीं था। वो सर्द लहजे में बोलता उसे उठाकर बाहर निकल गया। पीछे रायका ने हर चीज़ तहस नहज़ा कर दी थी, फिर गुस्से से बाहर निकल गई। मदीहा सर थाम कर बैठ गई और सीढ़ियों के पास खड़ी मिशेल ने तनफ्फुर भरी निगाहों से मदीहा को देखा और एक झटके से मुड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा लॉक करते ही उसने कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ से उसकी गंभीर नर्म आवाज़ सुनकर आंखें फिर से छलक आईं। आप समझते क्या हैं खुद को? आपको मेरी ज़रा परवाह नहीं है ना? आई हेट यू, वो गुस्से से बोलती चली गई, मगर दूसरी तरफ हनूस खामोशी से वो सुन रहा था। सुना आपने? मैं आपसे नफरत करती हूँ, वो गुस्से से बोलती कॉल काट गई। फिर तकिए में चेहरा छुपाए रो रही थी कि दूसरी तरफ से उसकी कॉल आने लगी। उसने गुस्से से कॉल काट दी, मगर फिर दोबारा से कॉल आने लगी। इस बार उसने उठाकर मोबाइल बंद कर दिया और फिर रोते रोते ही वो आज से 1 साल पहले के बारे में सोचने लगी, जब उसके बाबा के साथ वो उनके फ्लैट पर आई थी और वो बहुत हैंडसम और संजीदा सा था। उसके बाबा उसके साथ काफ़ी देर तक स्टडी रूम में बैठे रहे। फिर उसके जाने के बाद उन्होंने उसे बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा निकाह इस शख्स से करने लगा हूँ, क्योंकि ये शख्स तुम्हारा मुहाफिज बनेगा ताकि तुम्हें मदीहा के घिनौने खेल से बचा सके। उसे बहुत गुस्सा आया, मगर वो जब्त करके चुप रही थी। फिर उसके बाबा ने उसका निकाह पढ़ाया और वापस पाकिस्तान चले गए। वो उसे हर रोज़ मिलने आता, मगर वो उसे जच कर देती थी अपने बचपने में। वो मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी,
मगर उसमें बचपना हद से ज़्यादा था। हर मामले में ज़िद करना, उसके खिलाफ जाना और हर वो काम करना जो उसे गुस्सा दिलाता हो, यही वो सब करती रहती थी। यहाँ तक कि वो शख्स उसे उसके हाल पे छोड़ चुका था। मगर एक दिन क्लब में एक लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो वहाँ पहुँच गया और उसे ना सिर्फ बचाया बल्कि उन लड़कों को खूब अच्छा सबक सिखाया। फिर उसे वहाँ से खींचता हुआ फ्लैट पे लाया और उसे घर छोड़कर वो बिना कुछ बोले पलट गया। फिर वो उसे बहाने से घर बुलाती, मगर वो आकर भी उससे अजनबी बना रहता था और उसकी अजनबियत से वो कुढ़ने लगी थी और उस पे इदराक हुआ कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है। और वो इससे पहले कि उससे इजहार करती, पाकिस्तान से इमरजेंसी बुलाया गया। यहाँ आते ही पता चला कि उसके बाबा उसे तन्हा छोड़कर चले गए हैं और वो आने वाले वक्त से डर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मदीहा अपने इरादों को जल्द ही पाया तकमील तक पहुंचाएगी। मगर वो शख्स वहाँ मुतमईन बैठा था और उसे तो अब मिन्नत के लिए भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो अब इस घर में आ चुकी थी और राइका मदीहा उसके खिलाफ न जाने कौन सी साजिशें रचाएगी। और उसे असल गुस्सा अपने भाई पे था, जो कि मदीहा के जाल में इतना उलझा था कि उसे अच्छा बुरा नज़र ही नहीं आता था। और उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसने इस शादी को होने कैसे दिया, जबकि वो मदीहा के बारे में सब जानती थी। सोचते सोचते वो कब सो गई उसे भी पता नहीं चला था। उमैर मन्नत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। वो बेचैन सा सर थामे बैठा था। क्यों इसका दर्द मुझे दर्द दे रहा है, वो दिल ही दिल में सोचता गया। डॉक्टर ने उसके ठीक होने की इत्तला दी तो उसकी जान में जान आई। वो उसके पास गया तो वो उसे देखते रोने लगी थी। कैसी तबीयत है, वो सपाट लहजे में बोला। प्लीज़ एक बार कह दीजिए ना कि जो कुछ भी उस लड़की ने कहा वो सब झूठ था। वो उसका हाथ थामते हुए इल्तिजाया लहजे में बोली तो वो बेख्तियार लब भींच गया। दिल तो चाहा कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह दे कि हाँ वो सब झूठ था, मगर फिर उसे एक एक करके सब कुछ याद आता रहा। वो एकदम से उसके दाएं बाएं हाथ रखता हुआ झुका। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें यह हकीकत जल्दी मालूम हो गई, वरना न जाने मैं तुम्हारे साथ खेल खेल में कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रायका से मोहब्बत करता हूँ और वही मेरी बीवी बनेगी, और बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें तुम्हारे असली मुकाम पर पहुँचा दूंगा जहाँ से तुम आई थी, और यही चौधरी ख़ानदान से मेरा बदला होगा। और लाल हवेली वालों को तब पता चलेगा कि इंतकाम होता क्या है। वो उस पे झुके चबा चबा कर बोलता चला गया और वो साकित जामिद सी यकटक उसे देखे जा रही थी। फिर वो उसे छोड़ता वहां से निकलता चला गया और वो साकित जामिद सी लेटी अपनी ही ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो शमील को देखकर जैसे उसका दिल धाड़े मार मार कर रोने लगा, मगर वो खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाए हल्का सा मुस्कुरा दी और शमील उसे देखते ही बेचैन सा होकर पास आया। ये सब क्या है डॉल, वो बेचैनी भरे अंदाज में बोला। कुछ नहीं भैया, बस पाँव फिसल गया था तो चोट लग गई, और देखे ना उमैर इतना परेशान हो गए कि मुझे हॉस्पिटल ले आए, वो बोलती जा रही थी। शमील की असिस्टेंट उसे हैरानगी से देख रही थी, जो कि इस लड़की के लिए परेशान था, वरना बहुत नॉर्मल तासुरात रखता था। फिर वो पास आकर उसकी बैंडेज खुलवाकर उसके जख्म को देखने लगा। ये मामूली चोट नहीं है मन्नत, ऐसे कैसे तुम गिर गई? खुद का ध्यान रखना चाहिए था ना, और अगर चोट आई थी तो तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? वो बेचैन होकर बोलता जा रहा था। यही वजह थी कि नहीं बताया। मुझे पता था अगर आपको बता देते ना कि मुझे चोट लगी है तो आपने पूरा टब्बर खानदान लेकर मेरे घर में घुस आना था, और फिर बड़ी माँ और छोटी माँ ने मुझे न जाने क्या खिलाकर वैसे ही मार डालना था। वो मुंह बसोर कर बोली तो अंदर दाखिल होता उमैर साकित रह गया। उसे तो लगा था कि वो उसकी हरकत के बारे में शमील को बता देगी, मगर वो तो उसकी सारी बातें ही छुपा गई। मगर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? वो अपनी फैमिली को ये सब क्यों नहीं बताना चाहती, जबकि वो दिल से चाहता था कि वो अपने फैमिली को बताए ताकि वो सब लोग तड़प उठें। फिर शमील ने खुद उसकी बैंडेज तब्दील की और फिर कुछ देर बैठने के बाद वो नेक्स्ट राउंड के लिए निकल गया। वो फारिग होकर अपने कैबिन में गुमसुम सा बैठा था कि उसकी असिस्टेंट डॉक्टर रूप पास आई। तो ये थी वो मन्नत जिसके दिन रात तज़किरे होते थे, और आपने इसको ऐसे ही किसी और का होने दिया? उसे देखकर मालूम होता है कि वो चाहे जाने के काबिल है, डॉक्टर रूप ने कहा तो वो जख्मी मुस्कुराहट से देखने लगा। कभी कभार कुछ फैसले कुदरत पर छोड़ दिया करते हैं। शायद अल्लाह ने इसी में मेरे लिए और उसके लिए मसलहत रखी हो, या शायद हो सकता है कि अल्लाह पाक ने कुछ न कुछ बेहतर करना हो। बाकी रहा मैं, तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कोई और आ जाए जो कि मेरी ज़िंदगी को संवार दे। वो अफसुर्दा मुस्कुराहट से बोला।
एक बात कहूँ, मुझे उसका शौहर कुछ अजीब सा लगा। पता है कितनी देर से वो यहाँ से गायब था? जब वो यहाँ लेकर आया था तब बहुत परेशान था। फिर उसके बाद न जाने उसे क्या हुआ, वो यहाँ से चला गया और अब वापस आया। डॉक्टर रूप की बात पे वो चौंक कर सीधा हुआ। वॉट? वो रो रही थी, मगर क्यों? उसने बेताबी भरे लहजे में पूछा। उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्यों रो रही थी। मैंने तो जो कुछ देखा वही बताया, और मुझे लगता है कि उसका शौहर कुछ अलग मिजाज का है, बहुत संजीदा नहीं है वो। और पता है, उसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ जानती हूँ। मैंने इस शख्स को कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा है। डॉक्टर रूप अपनी धुन में बोलती जा रही थी और शमील मुस्तरिब सा बैठा था, जबकि उमैर बाहर गुमसुम खड़ा था। और ये बात उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी कि शमील मन्नत को पसंद करता है। वो एकदम से मुड़ा और कमरे में आते बेचैन सा होकर टहलते हुए उनकी बातों पे गौर करने लगा, मगर साथ साथ वो सोई हुई मन्नत पे निगाह डाल रहा था। फिर डॉक्टर ने शाम तक उसे छुट्टी दे दी थी और शमील उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आया था। डॉल, अपना बहुत ध्यान रखना। वो गाड़ी में बैठने के कब्ल मन्नत के रुखसार को थपथपाकर बोला तो उसके छूने से जैसे उमैर के अंदर आग ही लग गई। वो घर पहुंचा तो मदीहा उसी की मंतजिर थी। इस लड़की के चौंचलों से अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो प्लीज़ जाकर रायका से बात कर लेना, उसने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है। मदीहा ने मन्नत को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा तो मन्नत बिना कुछ बोले अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अब यहीं पर खड़े रहोगे या उसके पास जाओगे? मदीहा ने उसे यूं गुमसुम देखते हुए झल्ला कर कहा तो वो उल्टे पांव वापस पलट गया। कुछ देर के बाद वो रायका के साथ क्लब में मौजूद था। ये एक होटल के नीचे बना क्लब था जहां हर नाजायज़ काम होता था। बड़े बड़े अमीर घरानों के लड़के लड़कियां शीशा पीने और ड्रग्स और अल्कोहल पीने यहीं पे आते थे। वो वहां होते हुए भी वहां नहीं था। दिल अभी तक शमील की बातों में अटका था। उसका दिल चाह रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। रायका ने उसे वाइन दी तो वो एक के बाद एक गिलास चढ़ाने लगा और रायका हैरानगी से उसे देखने लगी, मगर फिर उसकी आंखों में एक शातिराना चमक उभरने लगी। वो वाइन में ड्रग्स मिलाकर उसे देने लगी। वो बुरी तरह नशे में धुत था और फिर वो उसे लेकर बमुश्किल घर पहुंची और उसके कमरे के बजाय वो गेस्ट रूम में गई। वो मदहोश निगाहों से उसे देख रहा था। रायका धीमा सा मुस्कुराती उसके करीब होकर बैठ गई। तुम्हारी कुर्बत का नशा बहुत खुश जायका है मन्नत। वो उसका चेहरा हाथों में भरे बोला तो उसके मुंह से मन्नत का नाम सुनकर रायका जैसे गुस्से से पागल हो गई। फिर वो उसे बेड पे लिटाते उसके करीब हुई, मगर वो होश व हवास से बेगाना हो चुका था। वो गुस्से से अपने बाल नोचने तक आ गई। नहीं, मैं तुम्हें यही सोचने पे मजबूर करूंगी कि तुम मेरे साथ ये पल गुजार चुके हो। रायका बड़बड़ाती उसके सीने पर सर रखे लेट गई। सुबह उमैर की आंख खुली तो अपने सीने पे सर रखे लेटी रायका को देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। वो उसे पीछे धकेलते हड़बड़ा कर उठा। व्हाट द हेल, क्या है ये सब, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्लाकर बोला और इससे पहले कि वो जवाब देती, धाड़ से दरवाज़ा खुला और दरवाजे पे मन्नत को देखकर वो साख्त रह गया। वो आंसू भरी निगाहों से उसे देखती, नफ़ी में सर हिलाती वहां से निकल गई। वो अपनी शर्ट पहनता तेजी से उठा तो रायका ने जल्दी से आगे होते हुए उसे रोका। हट जाओ पीछे रायका, वरना मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं मालूम। वो गुस्से में बोला। हाँ चलाओ मुझ पे और ज्यादा चलाओ। कल रात तुम होश में नहीं थे, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता कायम किया। कितनी बार तुम्हें रोकना चाहा मैंने, मगर मैं तुम्हारे सामने हार गई। मैं भी इंसान हूँ। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब ये हो सकता है कि हम जल्द अज जल्द शादी करें। रायका बोली तो वो सर थामे सोफे पे बैठ गया। ये क्या कर दिया मैंने? एक तो शराब पी कल, पहली मर्तबा इतनी ज्यादा, और ऊपर से तुम्हारे साथ। वो अपने बाल नोचते हुए बात को अधूरी छोड़ गया। वो जैसा भी था मगर लिहाज उसमें बाकी था। वो कभी कभार ड्रिंक करता था, मगर होशो हवास खो जाने की नौबत नहीं आई थी। वो रायका के साथ डांस कर लेता था, गले लगा लेता था, मगर इस हद तक वो कभी नहीं गया था। लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी थीं। वो उठकर बोझल दिल से कमरे में आया तो वो स्विमिंग पूल एरिया में रखे झूले में बैठी रो रही थी। उसका रोना न जाने क्यों दिल में दर्द पैदा कर रहा था। वो उससे इंतकाम लेने के लिए शादी करके लाया था, मगर उस लड़की की कुर्बत में उसके दिल ने जो सुकून पाया वो आज किसी और के पास से आकर खो गया था। उसके साथ इतना पाकीज़ा रिश्ता था कि वो उस दिन उसे पाकर उससे भरा नहीं था, मगर रायका से वो आज बेजारी महसूस कर रहा था। बहुत बुरे हैं आप, नफरत करती हूँ मैं आपसे। मैं आपकी हकीकत सबको बताऊंगी। अब मैं आपके साथ एक पल नहीं रहूंगी। घिन आ रही है मुझे आपसे। आपका वजूद बदबूदार है। वो गुस्से से चिल्लाती उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो वो उसे रोकने के लिए गुस्से से जकड़ता पूल में धकेलते हुए खुद भी पूल में आया और उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब करते उसकी सांसें रोक गया। वो उसे पीछे हटाने की कोशिश में उसके सीने पे मुक्के बरसा रही थी, मगर उसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही वो पीछे हुआ तो वो गहरे गहरे सांस भरने लगी।
तुम जितनी मर्जी घिन कर लो, मगर मैं उमैर राणा यूं ही तुम पे शिद्दतें बरसाऊंगा। और हाँ, अपनी फैमिली में से किसी को भी अगर कुछ बताया तो इतनी बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, अगर मेरे बारे में तुमने जान लिया ना तो बहुत परेशान हो जाओगी। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं गुस्से में क्या क्या कर जाता हूँ। वो उसके जबड़े भींच कर बोला तो वो तनफ्फुर भरी निगाहों से देखती उससे रुख फेर गई। वो उसे गोद में उठाए पूल से बाहर निकला और जमीन पे उतारता अंदर की जानिब बढ़ गया। ठंडे यख पानी से शावर लेते हुए उसके बदन पे कपकपी सी थी, मगर आज तो उसे खुद अपने वजूद से घिन आ रही थी। फ्रेश होकर बाहर निकला तो मन्नत गुमसुम सी बैठी थी। उसके निकलते ही वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो रायका वहां मदीहा के पास बैठी रो रही थी। मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारी और रायका की शादी इसी महीने होगी, मदीहा ने ऐलान किया तो वो लब भींच कर रह गया। फुप्फो, इससे बोलिए कि ये इस लड़की को तलाक देकर जल्द अज जल्द और चलता करे, रायका ने कहा। हरगिज नहीं दूंगा इसे तलाक, और रही तुमसे शादी करने की बात तो वो तो मैं तुमसे ज़रूर करूंगा, लेकिन मेरा मकसद ही सिर्फ और सिर्फ लाल हवेली वालों से इंतकाम लेने का है। तो अगर मैंने तलाक दे दी तो मेरा इंतकाम ही मर जाएगा, वो सर्द लहजे में बोला तो वो दोनों बेचैनी से पहलू बदलने लगीं। फिर वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो ऑफिस में आकर भी मुस्तरिब ही रहा था और उसका दिल मन्नत में ही अटका था। और दोपहर को वो घर वापस आया तो मुलाजिमा ने बताया कि मन्नत ने खाना नहीं खाया। वो डिसूजा को खाना लाने का कहता कमरे की तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हुआ तो मन्नत बेड पे दोहरी होकर लेटी थी। वो गहरा सांस भरता पास गया। जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो खुद को अजियत क्यों दे रही हो? वो उसके पास बैठते हुए बोला तो उसने सर उठाकर उसे गुस्से से देखा। आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? जाइए उसी के पास जिसके साथ कल रात। वो बात अधूरी छोड़ती सुर्ख चेहरे से उसे देखने लगी। कल रात जो कुछ भी हुआ उस वक्त मैं होश में नहीं था और मुझे कुछ याद नहीं है। वो थके थके अंदाज में न जाने क्यों उसे एक्सप्लेन कर रहा था। आप होश में थे या होश में नहीं थे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप किसी और के साथ थे, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा शौहर किसी गैर औरत के साथ वो पल वो वक्त गुजारे जो कि मेरे साथ गुजारने चाहिए थे। आप मेरे शौहर थे तो किसी और के साथ ऐसे वक्त गुजारते, एक बार भी नहीं सोचा। और मुझे एक जानी शराबी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ यूं ही नशे में धुत होकर ये सब किया होगा। वो तनफ्फुर भरे लहजे में बोली तो वो उसकी बात पे गुस्से से भड़क सा गया। शट अप, और ख़बरदार तुमने मेरे ऊपर कोई तोहमतबाजी की तो। वो तिलमिलाकर बोला। इसे तोहमतबाजी नहीं, सच्चाई कहते हैं। अरे, जो शख्स अपने फौत हुए बाप की तरफ एक झूठी बात मंसूब कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता? आपने अपने फौत हुए बाप की मौत को भी कैश किया है। आपके अंदर हमारे लिए नफरत थी तो उसी नफरत को छुपाकर आप अपने बाप को लेकर हमारी हवेली में वापस आए और आपने उनकी आखिरी ख्वाहिश का झूठ बोलते मुझसे रिश्ता बनाया, और यहाँ आकर आपका घिनौना चेहरा सामने आया। मैं तो आपको बदजात भी नहीं कह सकती, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे और ज़ात एक ही है। वो बोली तो उमैर ने उसे सरता पैर देखा। उसे लगा था कि वो उसके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और डरेगी तो वो उसे तिगनी का नाच नचाएगा, मगर वो लड़की गांव की होते हुए भी बहुत पुरएतमाद अंदाज में बात करती थी। इससे पहले कि वो उससे मजीद कोई बात करता, दरवाज़ा नॉक हुआ और डिसूजा खाना लेकर अंदर दाखिल हुई। खाना खा लो, क्योंकि मुझसे लड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, वो बोला। नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, वो मुंह बनाकर बोली। मर्जी है तुम्हारी, ये खाना पड़ा है, जब दिल चाहे खा लेना, वो गुस्से से कहता उठकर बाहर निकल गया। रात गई जब वो लौटा तो खाने की ट्रॉली यूं ही पड़ी थी और वो गुमसुम सी टेरेस पे खड़ी थी। तुमने खाना नहीं खाया? हरगिज नहीं खाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, वो हनूज जिद्दी लहजे में बोली। अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैं तुमसे जितनी नरमी से बात करना चाह रहा हूं तुम मुझे उतना ही सख्ती पर मजबूर कर रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर खाना नहीं खाओगी तो मैं मिन्नत समाजत करता तुम्हारे इर्द गिर्द घूमूंगा? वो फनकार कर बोला। मैं ऐसी खुशफहमियां नहीं पालती। मैं बहुत हकीकत पसंद लड़की हूँ, और जब मुझ पर हकीकत खुल जाती है ना तो उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वो सपाट लहजे में बोली तो वो लब भींच कर रह गया। फिर वो सिगरेट केस उठाए स्टडी रूम में चला गया। पूरी रात उसने वहीं पे गुजारी थी और सुबह उठकर वो कमरे में आया तो वो बेड पे दोहरी होकर लेटी थी। वो उसे इग्नोर करता जाकर सोफे पे बैठ गया और उसे आता देखकर वो आहिस्ता से उठी और फिर 2 कदम चलती वो सर थामे सोफे को थामकर खड़ी हुई। वो बेचैन सा हुआ मगर खुद को अनजान जाहिर कर रहा था। फिर वो कपड़े उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। काफ़ी देर गुजर चुकी थी मगर वो वॉशरूम से निकली नहीं थी और अंदर से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। वो बेचैन सा होकर वॉशरूम के पास आया। तुम बाहर निकलने का क्या लोगी? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है।
वो दरवाजे को धड़ाधड़ पीटते हुए बोला, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो बेचैन सा हो गया। उसने रिमोट से दरवाज़ा खोला तो वो ज़मीन पे कपड़ों समेत बेहोश पड़ी थी और ठंडा यख पानी उस पे बरस रहा था। वो शावर बंद करता उसे उठाकर बाहर लाया और उसे सोफे पे लिटाते बाथरोब पहनाकर कंबल ओढ़ाता उसके हाथ मसलते हुए उसे पुकारने लगा, मगर वो हनूज बेहोश थी। क्या करूं मैं? वो कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने हॉस्पिटल कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रूप अंदर दाखिल हुई तो वो उसे देखकर चौंक गई। फिर उसने चेकअप किया और वो सारी बात बता ही रहा था कि रायका दरवाज़ा खोलती अंदर आई और वो रायका को देखकर चौंक गई। अरे रूप, तुम? रायका खुशदिली से मिली और डॉक्टर रूप के जहन पे झमाका हुआ और उसे याद आया कि वो उमैर को रायका के साथ देख चुकी है और रायका ने बताया था कि वो उमैर की मंगेतर है। फिर चेकअप के बाद डॉक्टर रूप ने उसे ड्रिप लगाई और होश आने के बाद वो उसे डाइट लेने का कहती बाहर निकल गई। वो परेशान सा बैठा उसे देख रहा था। छोड़ो इसे तुम और चलो, हमें मीटिंग के लिए निकलना है, रायका ने कहा। प्लीज़, अगर तुम माइंड ना करो तो ये मीटिंग अकेले ही हैंडल कर लो, मुझे मन्नत के पास रहना है, वो संजीदगी से बोला। तो रायका ने लब भींच लिए और फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। काफ़ी देर के बाद उसने कराहते हुए आंख खोली तो वो बेचैन सा होकर उस पे झुका। तुम ठीक हो मन्नत? वो बेकरार सा होकर बोला तो वो शिद्दत से रोने लगी। उसके यूं रोने पे वो बेचैन सा हो गया था। मुझे मम्मा पास जाना है, वो रोते हुए बोली तो वो लब भींच कर रह गया। अच्छा, पहले खाना खा लो, फिर लेकर जाऊंगा, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला तो वो नफ़ी में सर हिला गई। ठीक है, तुम अगर खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और तुम चाहकर भी अपनी फैमिली से बात तक नहीं कर पाओगी, वो सपाट लहजे में बोला तो वो फक चेहरे से उसे देखे गई। फिर वो जल्दी से उसके हाथ से ट्रे थामते जल्दी जल्दी सूप पीने लगी और फिर वो मुंह साफ करते उसे परुमीद निगाहों से देखने लगी तो वो गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। मुझे मम्मा पास जाना है, वो उसका हाथ थामकर इल्तिजाइया लहजे में बोली तो वो बिना जवाब दिए हाथ छुड़वाता सोफे पे बैठ गया। बहुत बुरे हैं आप, नफरत होती जा रही है आपसे शदीद, अल्लाह करे मर जाएं आप, वो चिल्लाकर बोली तो वो सर झटक कर सिगरेट के कश लेने लगा। फिर वो कंफर्टर ओढ़कर लेट गई। मेडिसिन के ज़ेरे असर वो सो चुकी थी और जब उसकी आंख खुली तो अपने सरहाने बैठी रिमशा को देखकर उसे लगा जैसे कोई ख्वाब देख रही है। फिर वो जल्दी से उठती उनके गले लग गई। फिर रिमशा उसे थामकर बाहर लाई तो लाउंज से हंसी कहकहों की आवाज़ें आ रही थीं। उमैर, मिशेल और मदीहा भी वहीं मौजूद थे, मगर मदीहा का मूड ख़राब सा था। शायद उन्हें इन सब का आना अच्छा नहीं लगा था। वो सबसे मिलती चौधरी मेराज के साथ लिपट कर बैठी थी। उनकी तो जान बसती थी। अरे, हमें पता चला हमारा शेर पुत्र बीमार है तो हम लोग भागे चले आए, चौधरी मेराज ने कहा। मुझे आपके साथ गांव जाना है दादो, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, शहर बहुत बोरिंग है, पता है यहाँ के तो नौकर भी अंग्रेजी में बात करते हैं, वो भी फर्राटेदार, और हमारी डॉल की अंग्रेजी से हमेशा जान निकलती है, शमील ने छेड़ा तो सब कहकहा लगाकर हंस पड़े। हाँ ठीक है, आपकी जो गंदी राइटिंग है ना उससे कहीं बेहतर मेरी अंग्रेजी है, वो चिढ़कर बोली तो शमील हंस पड़ा। उमैर ने बेचैनी से पहलू बदलते उसे देखा और दिल चाह रहा था कि उसको निगाहों से दूर हटा दे। फिर कुछ देर बैठकर सब लोगों ने खाना खाया और वापस चले गए। वो उदास सी कमरे में आकर स्विमिंग पूल एरिया में आकर पूल में उतरे चांद को देखने लगी और उसी वक्त उसे मखसूस कलोन की खुशबू महसूस हुई तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उमैर खड़ा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। वैसे खुश नहीं लग रही, जबकि तुम अपनी फैमिली से मिल चुकी हो तो इसके बाद तो खुश होना चाहिए था। अपनी फैमिली के साथ जो वक्त गुजारा वही बेहतर था और उसके बाद मेरे लिए वैसा ही है जैसा कई दिनों से है। मुनाफिकों के बीच रहते घुटन होती है मुझे, वो तनफ्फुर भरे लहजे में बोली तो उमैर के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे दीवार से लगाता उसकी कांच सी आंखों में देखने लगा जहां उसके लिए गुस्सा था। तुम्हें शायद अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारी माँ, मेरे डैड, खबरदार इससे आगे अगर एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। शर्म नहीं आती आपको? किसी औरत के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं और उसको एक ऐसे आदमी के साथ मंसूब कर रहे हैं जो कि अब दुनिया में भी नहीं है, वो गुस्से से बोली। बहुत तकलीफ हुई है ना तुम्हें, ये सब हो चुका है। मेरे बाबा इस सब में कसूरवार नहीं थे, मगर तुम्हारी माँ उन्हें माइल करने की कोशिश करती थी। मैं तो तुम्हारी माँ की मुनाफिकत पर हैरान होता हूँ। इतनी सिंपल और मासूम दिखती हैं मगर इतनी ही खतरनाक है जैसे तुम हो। मैं तो तुम्हें भोली भाली गांव की लड़की समझ रहा था, मगर तुम तो आफत निकली। यहाँ तक कि तुमने मुझे हरा दिया, इतना मुझे मजबूर कर दिया कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली को यहाँ बुलाना पड़ा और उनके साथ बैठकर मुझे हंसना बोलना भी पड़ा। ये दिल तुम्हें जाने अनजाने चाहने लगा है, मगर मैं तुमसे कभी भी दायमी रिश्ता नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम रिमशा चौधरी की बेटी हो। वो रिमशा चौधरी जिसको हमने हकीकत में देखा नहीं था, मगर वो मेरे पेरेंट्स के बीच हमेशा रही। तुम्हारी माँ की वजह से मैंने अपना बचपन, लड़कपन, जवानी एक अजियत में गुजारी।
वो गुस्से से बोलता चला गया और वो साकित और जामिद सी उसे देख रही थी जिसके अंदर इस कदर जहर भरा गया था। वो तो हकीकत से अनजान था, मगर वो ये नहीं जानता था कि मदीहा ने इस हवेली से निकलने के लिए उसकी माँ के किरदार को दागदार किया था, और उसकी माँ आज तक इस बारे में सोचती तो रो पड़ती थी। वो यकटक उसे देखे गई। वो उसे छोड़ता पीछे होकर गहरे गहरे सांस भरने लगा। फिर वो वहां से निकलकर बाहर चला गया। वो गुमसुम सी आकर सोफे पे बैठ गई। अगले दिन वो लाउंज में बैठी चाय पी रही थी कि शमील दनदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। चलो मेरे साथ, तुम अभी और इसी वक्त। वो उसके बाजू से थामते हुए बोला तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। हाथ छोड़ो, मेरी बीवी का डॉक्टर शमील। उमेर की धाड़नुमा आवाज़ पे वो मुड़कर देखने लगे। वो पास आया और शमील के हाथ को हटाते हुए उसे अपनी बाजू के हल्के में ले गया। घटिया नीच आदमी, तुम किसी और औरत के चक्कर में थे तो हमारी डॉल की जिंदगी तबाह क्यों की? शमील फनकारता हुआ उसकी तरफ लपका और फिर वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे थे। वो साख्त जामिद फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें मना करती। क्या हो रहा है ये? एक जानी पहचानी आवाज़ पे शमील के हाथ रुके और वो दरवाजे की तरफ देखने लगे जहाँ पे वो मुट्ठियाँ भींच कर खड़ा था। शाहू। शमील तेज़ी से शाहज़ेन की तरफ लपका और उसके गले लग गया। शाहज़ेन ने उससे मिलने के बाद कदम मन्नत की तरफ बढ़ाए। कैसी है मेरी गुड़िया? शाहू ने पूछा तो वो उसके बाजू को दबूचकर उसके कंधे पे सर रखे तड़प तड़प कर रो दी। शाहू, ये घटिया आदमी का अफेयर किसी और से चल रहा है। मंगनी हो चुकी है उसकी उस लड़की से, और रूप ने मुझे बताया ये सब। शमील गुस्से से बोला, तुम शायद भूल रहे हो कि हो सकता है कि शादी से पहले ये सब हुआ हो, मगर अब वो कैसा है ये बात तो मन्नत ही बताएगी। शाहज़ेन चबा चबा कर बोला तो मन्नत रोती हुई सोफे पे बैठ गई। बोलो मन्नत, ये शख्स अब भी धोखेबाज है कि नहीं? शाहज़ेन ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई और शमील के आसाब ढीले पड़ गए। कमाल करते हो तुम भी शमील, बात की तहकीक किए बिना तुम यहाँ पर आकर लड़ने झगड़ने लगे। माजी में क्या हुआ क्या नहीं इस सब को भूल जाओ, शाहज़ेन ने कहा तो शमील लब भींच कर रह गया। फिर वो कुछ देर बैठने के बाद वहां से चले आए। क्या किया आपने शाहू? क्या आपको मन्नत की आंखों में दर्द नजर नहीं आया? वो बाहर आते ही गुस्से से बोला। आया, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना, इसके बारे में तो सोचकर मेरी जान निकल रही है। हमारी मन्नत साजिशों के जाल में उलझी हुई है, मगर इस वक्त सिर्फ मन्नत को ही नहीं बचाना, मुझे मिशल को भी बचाना है। अगर मैं वहां से इस वक्त चुपचाप ना आया होता और जज्बातीपन में आकर मन्नत को वहां से ले आता तो पीछे मिशल अकेली रह जाती, और हो सकता है कि मुझे दोबारा वहां जाने न दिया जाता। इसीलिए मैं घर में सबको पहले ये बात बताकर जहनी तौर पर तैयार करना चाहता हूँ। शाहज़ीन संजीदगी भरे अंदाज में बोलता चला गया। हमें इनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं रखना, और वो उन लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। और रही बात घर वालों की, तो उन्हें जाकर भी बताएंगे तो भी तो धचका लगेगा ना, वो झल्ला कर बोला। घर पहुंचकर इसके बारे में सबके साथ बैठकर डिस्कस करते हैं, तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी, शाहज़ेन ने कहा तो वो लब भींच कर रह गया। शाहज़ेन और शमील के जाने के बाद मन्नत रोते हुए अपने कमरे में आ गई। वो जल्दी से उसके पीछे लपका। तुम्हारे पास तो इतना अच्छा मौका था मुझसे जान छुड़ाने का, फिर गई क्यों नहीं? वो कमरे में आते हुए उसके पीछे बोला तो वो मुड़कर गुस्से से देखने लगी। हम जैसी लड़कियां ऐसा कोई फैसला लेने से पहले अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचती हैं। अगर मैं आज इस तरह वहां वापस चली जाती तो सब बिखर जाते, और यही आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली टूट जाए, बिखर जाए। मगर मैं आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आपको हरगिज़ ये खुशी नहीं देना चाहती। वो सपाट लहजे में बोली तो वो नागवारी से सर झटक गया। फिर वो वहां से कपड़े चेंज करने चला गया। वो अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। तुम्हारी तो शादी हो रही है, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें मिशेल के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसकी भी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। हमारे बिजनेस पार्टनर है ना मिस्टर सैफी, उनका रिश्ता आया हुआ है, और तुम्हारे बाबा और मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते थे, मगर कुछ अरसे के बाद। मगर वो मौका ही नहीं आया और तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए। वो कितनी बार मेरे पास आ चुका है कि कम से कम निकाह कर दीजिए, और बाकी रही मिशेल की पढ़ाई, तो वो कह रहा था कि वो उसे शादी के बाद कंप्लीट करवाएगा। मदीहा बोलती चली गई। हो, अगर वो पढ़ाई कंप्लीट करवा लेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मिशेल से पूछ लीजिए, अगर वो राजी है तो ठीक है, हम उन्हें बुला लेते हैं। लेकिन एक बात खटक रही है, हमारी मिशेल कुछ ज्यादा छोटी नहीं है मिस्टर सैफी से? उसने पूछा। ओ कम ऑन, ऐसी छोटी मोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते, और इतना सा लड़की और लड़के में फ़र्क हो भी जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मदीहा ने कहा। मामा, ये फ़र्क मामूली सा फ़र्क नहीं है। वो 40-41 साल का इंसान है, और मुझे लगता है कि ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। वो माथा मसलते हुए बोला। ऐसा कुछ मत सोचो, हमने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया है। वो कितना अमीर है ये भी तो देखो।
मदीहा ने कहा, तो वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल गया और मदीहा ने शाम उन्हें बुलाया और वो ज़बरदस्ती मिशेल को तैयार होने का कहती बाहर निकल गई। मदीहा के जाने के बाद वो जल्दी से नंबर मिलाने लगी, मगर वो ऑनलाइन ही नहीं था। वो रोती हुई बेड पर बैठ गई और फिर रात को सैफ़ी उनके घर आया और वो साकितो जामिद उसके पास बैठी थी और सैफ़ी ने हाथ थामकर उसमें रिंग पहनाना चाही तो उसी वक्त कदमों की आहट हुई। उसने सर उठाकर देखा तो सामने वही खड़ा था, शाह। वो पुकारती हुई उठी और फिर दौड़ती हुई जाकर शाहज़ेन के गले लगकर तड़प तड़प कर रो दी। मदीहा ने गुस्से से देखा और उमैर तो हैरानगी से खड़ा था। क्या बदतमीज़ी है ये मिसेस राणा, सैफ़ी चिल्लाया। बदतमीज़ी क्या होती है इसके बारे में अगर मैं बताने लगा तो बहुत से राज खुलने लगेंगे, शाहज़ेन सपाट लहजे में बोला। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे घर में घुसने की, मदीहा चिल्लाई। ये आपका घर नहीं मिस मदीहा, और हाँ, मैं आपके साथ आपके शौहर का नाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं, शाहज़ेन ने कहा तो उमैर एक झटके से खड़ा हो गया। ये शख्स लाल हवेली का बेटा है मिस्टर शाहज़ेन, मगर ये मेरी बहन को जानता है, इस बारे में मैं नहीं जानता था। जाओ अंदर मिशेल, वो पास आकर सर्द लहजे में बोला तो वो सहम कर शाहज़ेन के और करीब हो गई। फिर कुछ पल गुजरे और एक एक करके शाह हवेली के सब मर्द अंदर दाखिल हुए। मदीहा उमैर हैरानगी से सब देख रहे थे। आप सब लोग यहाँ पर क्यों तशरीफ़ लाए हैं, दांत पीस कर बोली। हमने सोचा कि हम लोग अपनी शराफत को पसे पूछ डालकर बरसों पहले के राज खोल लें ताकि नफ़रतों के बादल जो छाए हुए हैं वो मोहब्बतों में बदल जाएं। चौधरी महराज की बात पे मदीहा का रंग मुतगैर हो गया। क्या हुआ, आपके तो पसीने छूट रहे हैं मदीहा आंटी जी, शाहज़ेन तंजिया लहजे में बोला। क्या बकवास है ये, निकलवाओ यहाँ से इन्हें। उमैर, तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा इन लोगों के गम और जुदाई में दुनिया से चले गए। झूठ, बकवास है ये। वो इस औरत के दिए गए गम और साजिशों को जानकर दुनिया से चले गए। उन्हें मालूम हो गया था कि बरसों पहले हवेली में जब वो रमशा चची के साथ लॉक्ड हो गए थे तो वो इत्तफाक नहीं था बल्कि साजिश थी, और वो ये भी जान चुके थे कि उनकी बीवी जुए में अपनी बेटी को हार चुकी है। बरसों पहले इस औरत ने रमशा चची को डसने की कोशिश की और किस हद तक कामयाब भी हो गई। इस औरत ने रमशा चची की हर एक से नेकी करने वाले मिजाज को देखते उन्हें सबकी निगाहों से गिराने के लिए एक कमरे में भेजा और पीछे से तुम्हारे बाबा को भी भेजकर उस कमरे को लॉक कर दिया। सबके सामने ये वावेला मचाया कि दोनों का चक्कर चल रहा है, और उन दिनों रमशा चाची प्रेग्नेंट थी और वो सदमा बर्दाश्त न कर पाईं और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। फिर मेरे दादाजी ने सागर चाचू से कहा कि वो अपनी बीवी को लेकर वहां से निकल जाएं, मगर चाचू मदीहा चाची के भड़काने पे हिस्सा मांगने लगे और दादाजी ने उनके हिस्से से ज्यादा उन्हें दिया और उनसे हर किस्म के नाते तोड़ लिए। और चाचू बेचारे यहाँ आ तो गए, मगर मदीहा आंटी साहिबा, आपने उन्हें रमशा के नाम से हर रोज अजियत देना शुरू कर दिया। फिर एक दिन चाचू को आपकी हकीकत पता चली तो पहली बार उन्होंने आप पे हाथ उठाया, मगर ये औरत फिर बाज नहीं आई। क्लब किटी पार्टी से फुर्सत मिलती तो चाचू को ऐसे ही बेसुकून करती, और फिर एक दिन इस शख्स के क्लब में ये इसके साथ जुआ खेलते न सिर्फ आधी दौलत गनवा बैठी बल्कि मिशेल को भी जुए में हार दिया और सैफ़ी से कहा कि वो रिश्ता लेकर आ जाए, मगर चाचू ने इनकार कर दिया और ये औरत उन्हें धमकाने लगी और यहाँ तक कि मिशेल को बहाने से सैफ़ी के क्लब ले जाकर उसकी शादी करने लगी, मगर चाचू ने ऐन वक्त पे आकर उसे बचा लिया और फिर रातों रात उसे लंदन ले गए। और मिशेल अपनी माँ का असली रंग देखकर शॉक्ड थी और उसने खुद को मारने की कोशिश की। तभी चाचू उसे लेकर हॉस्पिटल आए और मुझे सारी बात बताई, और मैं एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मिशेल को इस सब से निकालने लगा और कुछ अरसे में वो ठीक हुई। फिर चाचू ने मुझसे रिक्वेस्ट करके मेरे साथ मिशेल का निकाह करवा दिया। शाहज़ीन इंकशाफ पे इंकशाफ किए जा रहा था। ये सब बकवास है उमैर, ये लोग मुझसे तुम दोनों को छीनना चाहते हैं, मदीहा बोली। नहीं भैया, शाह ने जो कुछ भी कहा वो एक एक लफ्ज़ सच है। मेरे पास बाबा की डायरी भी है और इसके अलावा बाबा ने ये बातें मुझे बता दी थीं, मिशेल ने कहा तो उमैर गिरने से अंदाज से सोफे पे बैठ गया। तुम इनकी बातों का यकीन मत करना, ये सब इन लोगों की साजिश है तुम लोगों को मुझसे छीनने की, मदीहा चिल्लाई। ये कोई साजिश नहीं है, इस शख्स ने जो कुछ भी बताया वो सब सच है, और हाँ, ये तुम्हारी बहन मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैंने इसे हासिल किया है जुए में। अब या तो 500 करोड़ रुपया दो या फिर इस लड़की को मेरे हवाले करो। बाकी रही शादी की बात तो ठीक है, मैं शादी नहीं इससे करूंगा, ये तुम्हारे कज़न के साथ ही शादी बरकरार रखे, मगर मुझे चंद दिनों के लिए दे दो।
उमैर गाली निकालता उसकी तरफ लपका और उसके ग्रेबान से पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया। फिर शाहजीन और उमैर उसे बुरी तरह पीटते वहां से निकाल चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। शर्म आ रही है आज मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। छी, अपनी ही बेटी के साथ इतना सब कुछ कर दिया आपने। हाँ, क्या किया मैंने? मगर तुम्हारे बाप से कहा था कि हवेली वालों से बाकी पैसों का अरेंज कर लें, मगर उसने मना कर दिया। मुझे गुस्सा आया तो सैफी से कहा कि मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करवाऊंगी और मुझे इसमें कोई खराबी नहीं दिखी, ये इसके घर ऐश करती। मदीहा ने कहा तो आज से, अब से मेरा आपसे हर किस्म का नाता खत्म। वो सर्द लहजे में बोलता लंबे लंबे डंग भरता वहां से चला गया। कुछ देर के बाद मन्नत अंदर दाखिल हुई और अपना बैग उठाकर चुपचाप वापस पलट गई। उमैर तो शर्मिंदगी से उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर वो काफी देर के बाद कमरे से निकलकर बाहर आया तो लाउंज से सैफी और मदीहा के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो अंदर दाखिल हुआ तो सैफी पिस्टल लिए खड़ा था। तुम्हारी बेटी को पाने का नशा दिमाग में छाया है और तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सैफी फनकार कर बोला। तुम यहां से दफा नहीं हुए? उमैर गुस्से से बोला तो सैफी ने बिना कुछ बोले पिस्टल का रुख उसकी तरफ करते गोलियां चला दीं। उसके पेट और ऐन दिल के पास गोली लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्म सलाखें उसके अंदर उतार दी हैं। उमैर, मदीहा चिल्लाती हुई उसकी तरफ लपकी और वो जमीन पे गिरता चला गया। मदीहा रोते हुए उसे पुकार रही थी और गार्ड्स आवाज सुनते अंदर आ गए और सैफी वहां से भाग चुका था। मुलाजिमों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। लाल हवेली से सब मर्द वहां पहुंच चुके थे और पिछले 2 दिन से वहां से कोई हिला नहीं था, मगर उमैर को होश आ ही नहीं रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। भले उसने मन्नत के साथ ज्यादती की थी, उसे दुख दिया था और उन सबको बहुत गुस्सा था, लेकिन वो था तो उनका अपना खून, और लाल हवेली के लोग तो गैरों के दुख पे दुखी हो जाते थे। डॉक्टर ने उसके होश आने की खबर दी तो सबकी जान में जान आई। फिर चौधरी महराज ने उन्हें उमैर के सदक़े के बकरे देने का कहा और उससे मिलने अंदर चले आए। कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटे? महराज चौधरी ने अपने पुरशफ़क़त अंदाज में पूछा तो उसकी आंखें नम होना शुरू हो गईं। मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन मैं क्या करता। मुझे आज तक यही लगा कि बाबा जो इतनी तकलीफ़ में हैं वो आप सबकी वजह से हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी माँ ऐसी हो सकती है। मेरी माँ ही ने मुझे धोखा दिया। बाबा ने मुझे कभी बताया ही नहीं, कभी उन्होंने ये सच्चाई बताई ही नहीं कि मेरी माँ इस तरह की है। आई एम सॉरी दादाजान। वो चौधरी महराज का हाथ थामे रो पड़ा। बस बेटा, और मत रो, और हम लोगों ने तुम्हें माफ़ कर दिया। हम जानते हैं कि तुम अपनी माँ की बातों में आ गए थे, और रही बात तुम्हारे बाबा की तुम्हें ना बताने की, बेटा मैंने अपनी औलाद की तरबियत हमेशा इस तरह की है कि औरत ज़ात का एहतराम उनकी घुट्टी में डाला है। बरसों पहले इस खेल में हमारी भतीजी रमशा यानी तुम्हारी सास के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, उस वक्त हमने मदीहा के खिलाफ आवाज़ उठाई, मगर हमने इस बात को कभी लोगों में जिक्र नहीं किया। हमने कभी भी इस बात को घर से बाहर नहीं जाने दिया। आपकी माँ हमारे लिए उतनी ही काबिल एहतराम है जैसे हमारी बाकी बहू बेटियाँ। असल बात तो ये थी कि कबूल हमने तो कर ही लिया था, मगर मदीहा हमें कभी कबूल नहीं कर पाईं, और वो किसी तरह इस गांव से शहर में आना चाहती थीं। इसीलिए वो चाहती थीं कि हमारे गांव की जायदाद का बंटवारा हो जाए। मैंने चुपचाप उन्हें हिस्सा देकर वहां से जाने को कह दिया, क्योंकि रमशा की इज्जत का सवाल था। लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में था और मैंने बस इतना कहा कि गैरतमंद हो, आइंदा से अपनी बीवी को लेकर इस हवेली में मत आना और ना ही तुम कभी अपनी शक्ल दिखाना। और मेरा बेटा इतना जिद का पक्का निकला कि जीते जी शक्ल ही ना दिखाई, और हम में से किसी ने भी इस बात की कोशिश ही नहीं की कि हम शहर में आकर उससे मिलते, क्योंकि हमने 1-2 बार कोशिश की, मगर मदीहा हमेशा ऐसी बात कर देती थी कि हमारी फिर हिम्मत ही नहीं होती थी। चौधरी महराज करब भरे लहजे में बोलते चले गए और वो जैसे शर्म के मारे सर तक नहीं उठा पा रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर चला गया। अगले दिन मन्नत उससे मिलने आई तो उसकी सूजी आंखें देखकर पता चलता था कि वो रोती रही थी। वो उसका हाथ थामकर अपने अल्फाज जमा करने लगा। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं ना तो बिल्कुल मत मांगिएगा, क्योंकि मैं आपको हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी। मैं एक धोखेबाज इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती। वो गुस्से से बोली। अच्छा, अगर माफ़ नहीं कर सकती तो यहाँ क्या करने आई हो? और अगर इतनी ही नफ़रत है मुझसे और इतना ही गुस्सा है तो मेरे लिए रोई क्यों? वो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। आपसे किसने कहा कि मैं रो रही थी? मुझे क्या ज़रूरत है किसी के लिए भी रोने की, और वो भी ऐसे शख्स के लिए जो कि किसी और लड़की को अपनी बाहों में लिए? छी! वो मुंह बनाकर बोलती रुख फेर गई।
हाँ, मानता हूँ कि मैं किसी और के साथ था, मगर मैं अपने हवास में नहीं था। और तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत, इडियट गर्ल। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो। बताओ ना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? वो उसके कंधों से थामे बोला। हरगिज़ नहीं, हम सब छोटे अपने दादा जान की बात को नहीं टालते, इसीलिए आपके साथ बैठी हूँ, वरना मेरे कोई भैया मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। वो मुंह बनाकर बोली। हाँ तो ठीक है, ना आती। वो भी अब की बार तब कर बोला। अगर आप शर्मिंदा होते ना अपने किए पे, तो इस तरह मुझसे बात ना करते, मगर आप कभी नहीं सुधर सकते। आप मेरी मोहब्बत तो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं है। वो गुस्से से बोलती एक झटके से उठकर खड़ी होती हुई मुड़ी। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मैं अपने साथ क्या करूंगा वो तुम देखकर काम चाहोगी। वो फंकार कर बोला तो उसके आगे बढ़ते कदम थम गए। क्या करेंगे आप, जरा मैं भी तो देखूं। वो मुड़ते हुए गुस्से से बोली और फिर बाहर की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि उसके कराहने की आवाज़ पे पलटी तो उसकी हरकत पे साकित रह गई। वो अपने पेट पे लगी बैंडेज को बेदर्दी से उखाड़ चुका था और खून निकलकर उसकी बेड की चादर को सुर्ख कर रहा था। वो चीख मारती बाहर को भागी और डॉक्टर को लेकर आ गई। व्हाट द हेल, ये सब क्या किया आपने? डॉक्टर गुस्से से बोलता उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर वो हाथ उठाकर उन्हें रोकता डॉक्टर के पीछे खड़ी रोती मन्नत को देखने लगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। ये जब तक कहेगी नहीं कि उसे मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है, तब तक कोई छुएगा नहीं मुझे। वो बमुश्किल बोला था। दिमाग खराब है आपका मिस्टर उमैर, आपका जख्म खराब हो जाएगा और हमारे हॉस्पिटल की ही बदनामी होगी। डोंट वरी डॉक्टर, अगर मर गया तो मरने से कबल साइन करवा लीजिएगा कि इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। वो बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलते हुए बोला। वो तेजी से उसके पास आई और उसके गले लगकर तड़प कर रो दी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो रोते हुए बोली तो वो उसे बाहों के हिसार में लेने लगा, मगर नकाहत के बायस वो बेहोश हो चुका था और दोबारा होश आया तो दादा जान भी कमरे में मौजूद थे और मन्नत की रो रो कर हालत ख़राब थी। क्या किया ये आपने? इस तरह खुद को अजियत देकर आपने हमें अजियत दी है, शर्म आनी चाहिए, मेराज चौधरी ने कहा। सॉरी दादा जान, मगर आपकी लाडली पोती मुझे बहुत सता रही थी, तो बस उसे सबक सिखाना ज़रूरी था। वो मन्नत को देखते हुए बोला तो वो सटपटाकर दादा जान को देखने लगी, जो मुभिम सी मुस्कुराहट से चेहरे का रुख फेर गए थे। फिर अगले 7 दिन तक सब उसके पास आते रहे और वो उनकी मोहब्बतों पे हैरान हो रहा था। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो उसने राना हाउस की बजाय लाल हवेली जाने का कहा तो सब एक दूसरे को देखने लगे और मदीहा तो साकित फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। क्या हुआ दादा जान, क्या आप नहीं चाहते कि मैं हवेली में आऊं? वो अफसुर्दा लहजे में बोला। ऐसी बात नहीं है बेटे, मैंने तुम्हारी माँ की आंखों में शर्मिंदगी और परेशानी देखी है और अपनी माँ को इस वक्त तन्हा मत छोड़ो, ये ना हो कि फिर जिंदगी भर तुम्हें मलाल रहे। मेराज चौधरी ने कहा तो वो उन्हें देखकर रह गया। फिर वो बिना कुछ बोले राना हाउस वापस आ गया। वो मन्नत को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर वो उसके काबू ही नहीं आती थी। वो ज्यादा वक्त मिशेल के साथ ही गुजारती थी और आज वो बाहर लाउंज में बैठे थे कि रायका को देखकर एक पल के लिए साकित रह गए। फिर वो चुपचाप उठकर वहां से जाने लगी तो मदीहा ने उसके सामने आते हुए उसे रोका। अब कब शादी करोगे मेरे साथ? रायका बोली। कभी भी नहीं, क्योंकि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। और हाँ, उस दिन जो कुछ भी तुमने देखा था वो सच नहीं है, क्योंकि रायका और उमैर के बीच कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो मन्नत को रायका की साजिश के बारे में बताती चली गई और वो दोनों बेयकीनी से रायका को देख रहे थे। किस तरह की औरत हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक मुसलमान औरत हो और मुसलमान औरत को अपनी हदूद का पता होना चाहिए, मगर तुमने तो बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह साजिश रची। शेम ऑन यू। मन्नत ने उसे लताड़ा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रायका गुस्से से उसकी तरफ लपकी, मगर मदीहा बीच में आते हुए उसे रोकते उसके चेहरे पे थप्पड़ रसीद करके उसे वहां से जाने का कहने लगी। रायका गुस्से से वहां से निकल गई। फिर रात को वो कमरे में आई तो पूरा कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। वो हैरानगी से सब देख रही थी कि जभी वो उसे पीछे से पकड़ गया। मुकम्मल तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बनकर आज सामने खड़ा हूं, अब तो माफ कर दो। वो घुटनों के बल बैठता हाथ जोड़ता बोला तो वो उसके हाथ थामते उस पे माथा टिकाकर रो दी। वो उसे बाहों में भरे बेड पे बिठाता उसके सामने बैठ गया। अगर आप दोबारा से मुझसे दूर जाने की या मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो जान से मार डालूंगी। वो नम लहजे में बोली। अपने दिल के सुकून से कोई हाथ धोना चाहता है क्या? तुम मेरे दिल का सुकून हो, मेरे दिल का करार हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। वो कहते हुए उसे बाहों में भरता आंखें मूंद गया और वो मुतमईन सी होकर उसके सीने पे सर रखे धीमा सा मुस्कुरा दी। 3 दिन के बाद वो सब लोग हवेली पहुंचे तो मिशेल बेचैन सी इधर उधर देख रही थी। चलो मेरे साथ शाहू भैया के कमरे में, वो कहती हुई उसे लेकर कमरे में आ गई। शाहू भैया, क्यों तंग कर रहे आप मेरी प्यारी सी नंद को? बेचारी तरस रही आपसे बात करने को।
वो अंदर आते हुए बोली तो शाहज़ेन हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकली तो मिशेल उसे देखने लगी, जो कि संजीदगी से लैपटॉप पे मसरूफ था। कुछ देर तक वो बर्दाश्त करती रही, फिर गुस्से से उसका लैपटॉप धाड़ से बंद किया। व्हाट द हेल, क्या बदतमीज़ लिया ये, वो झिल्लाकर बोला। बदतमीज़ी आप करते हैं, क्यों बात नहीं करते मुझसे, और शादी से मना क्यों किया? वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे तबकर बोली। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो जब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो इस रिश्ते में बंधे रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और जिससे तुम चाहोगी उसी से शादी करवाऊंगा। वो अपना गरेबान छुड़वाते हुए बोला। आप किसी और को पसंद करते हैं? वो बोली। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोला। मुझे पड़ता है, क्योंकि उस लड़की के बारे में जानकर मुझे उसका कत्ल करना है, वो तिलमिलाकर बोली। तो पहली बार उसके अनाबी होंठ मुस्कुरा उठे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर एक काम करता हूँ, तुम्हें वो लड़की दिखा देता हूँ, क्या ख्याल है? वो बोला तो मिशेल की सांसें रुक गई। दिखाइए, वो बमुश्किल बोली। वो मोबाइल ऑन करता उसके सामने कर गया, मगर वो जोर से आंखें मीच गई। अब कबूतर की तरह आंखें मीचकर सच्चाई से नजरें नहीं चुरा सकती। आंखें खोलो और मेरी पसंद की गई लड़की को देखो, उसने कहा तो उसने अपनी एक आंख खोली और फिर पट से दूसरी खोलकर बेयकीनी से मोबाइल पे देखने लगी, जहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन था, और वो खुद को देखते शर्म से सुर्ख होने लगी। ओहो, तो मेरी बेगम साहिबा को शर्माना भी आता है? वो उसकी ठोड़ी से थामकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो वो जल्दी से उसके गले लग गई। वो उसे खुद में भींचकर उस पे शिद्दतें बरसा रहा था कि एकदम से दरवाज़ा खुला और शमील, कैफ और आर्यान एक दूसरे पे गिरे और उनके पीछे उनकी बीवियां थीं। व्हाट द हेल, शाहज़ेन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। वो शाहू, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था, तो पाँव फिसला, फिर हम सब टकराकर कमरे में आ गिरे। शमील ने हमेशा की तरह फुलझड़ी छोड़ी थी। थैंक गॉड, मेरी एक भाई की डॉक्टर बीवी मिल गई। शमील भैया, आपकी वोटी कब मिलेगी? कहीं वो डॉक्टर रूप तो नहीं है? मन्नत ने चहक कर पूछा तो सब उसे दिलचस्पी से देखने लगे और उसने सटपटाकर इधर उधर देखते सर पे हाथ फेरा। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शाहज़ेन ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो उसके चेहरे पे अफसुर्दा सी मुस्कुराहट तैरने लगी, जिसका दर्द सिर्फ वहाँ शाहज़ेन और दूसरा उमैर जानता था, मगर उसने जताया नहीं, क्योंकि कुछ राज ही रहें तो बेहतर होता है। फिर काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे और अगले दिन शाहज़ेन और मिशेल की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और शादी के फंक्शन बहुत धूमधाम से हुए थे और उनके वलीमे के दिन डॉक्टर रूप भी आई थी और सब मानी खेज अंदाज में शमील को देख रहे थे, जो कि सटपटाकर शाहू को देख रहा था। क्या बात है, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रूप ने हैरानगी से पूछा। दरअसल डॉक्टर रूप, हम लोग अपने प्यारे से भाई डॉक्टर शमील का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, तो क्या आ सकते हैं? शाहज़ेन ने कहा तो रूप हैरानगी से शमील को देखने लगी तो वो सर पे हाथ फेरते हुए कंधे उचका गया। मेरे लिए ये खुशकिस्मती होगी, वो हल्का मुस्कुराकर बोली तो सबकी अटकी सांसें बहाल हो गई। लाल हवेली के दरो दीवार जैसे खुशियों से महक उठे थे।